नमस्कार और स्वागत है आपका ट्रूथ टॉक्स हिंदी में, जहां हम लाते हैं महत्वपूर्ण विषयों पर रोचक चर्चा और जानकारी जो आपके लिए जरूरी है। मैं हूं आपका होस्ट संदीप और मेरे साथ हैं को-होस्ट दीप्ति, और हर एपिसोड में हम गहराई से बात करते हैं उन मुद्दों पर जो हमारी दुनिया को प्रभावित करते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, बिजनेस, संस्कृति या ताज़ा खबरें। तो बने रहिए हमारे साथ आज के विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आयकर निर्धारण वर्ष 2025-26 के रिफंड में हो रही देरी पर। हाँ, ये आजकल काफी चर्चा में है। बिल्कुल। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं जो इसके कारण और समाधान बता रही हैं। तो आज कोशिश करते हैं समझने की कि ये रिफंड आखिर क्यों अटके हैं। हाँ, और करदाताओं को क्या जानना चाहिए इस बारे में। बिल्कुल। देखिए, मोटी बात ये है कि CBDT मतलब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और आयकर विभाग ने इस साल AY 2025-26 के रिफंड को रोक रखा है। रोक रखा है मतलब एकदम रोक दिया है। हाँ, मतलब जांच पूरी होने तक। इसमें सिर्फ इस साल का रिटर्न नहीं, बल्कि पिछले सालों की फाइलिंग, कोई पुराने पेंडिंग मामले हैं, वो सब देखा जा रहा है। अच्छा। आंकड़े भी यही बताते हैं। जुलाई की शुरुआत तक देखें, 7.5 लाख से ज्यादा रिटर्न फाइल हुए थे। हाँ। और करीब 71 लाख E-वेरीफाई भी हो गए थे। लेकिन रिफंड अभी नहीं आए हैं। तो इस साल ऐसा क्या अलग हो गया? मतलब नॉर्मली तो E-वेरिफिकेशन के बाद पैसे जल्दी आ जाते थे। हाँ, पहले तो यही उम्मीद होती थी, पर इस बार देखिए CBDT ने एक नया नियम सा बना दिया है। वो कह रहे हैं कि हर रिटर्न प्रोसेस करने से पहले पिछले सालों का रिकॉर्ड देखो। पिछले सालों का भी? जी हाँ, कोई पेंडिंग स्क्रूटनी ऑर्डर है, कोई नोटिस है, सब चेक करो, भले ही आपका इस साल का रिटर्न बिल्कुल साफ सुथरा हो। अरे। और एक और बात हुई, इस साल ITR फाइलिंग विंडो भी थोड़ी देर से खुली है ना, मई के आखिर में। हाँ, वो भी था। तो उससे प्रोसेसिंग का टाइम भी थोड़ा कम मिला। हालांकि डेडलाइन बढ़ रही है, 15 सितंबर हो गई है 31 जुलाई से। अच्छा, वो बढ़ गई है? हाँ, लेकिन उस सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरने की तारीख वो 31 जुलाई ही है, वो नहीं बदली। समझ गया। मतलब विभाग इस बार बहुत ज्यादा सावधानी बरत रहा है। पर क्या उनके पास कानूनी आधार है रिफंड रोकने का? हाँ, बिल्कुल है। कानून में प्रावधान है इसके। यहाँ देखिए, एक दिलचस्प बात है। इनकम टैक्स एक्ट में धारा 143(1)D है। अच्छा। वो कहती है कि अगर किसी को स्क्रूटनी का नोटिस गया है तो असेसमेंट पूरा होने तक रिफंड रोका जा सकता है। और एक और धारा है 241A, उसके तहत अगर प्रोसेसिंग हो भी गई लेकिन अफसर को लगता है कि भाई रिफंड देने से सरकार के रेवेन्यू को नुकसान हो सकता है, तो वो सीनियर अफसर की मंजूरी लेकर रिफंड रोक सकता है। अच्छा, मतलब कानून में तो गुंजाइश है, पर ये कब तक रोक सकते हैं? हमेशा के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोर्ट्स ने, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने कई बार ये साफ किया है कि रोकने का कोई ठोस कारण होना चाहिए। हाँ। बेवजह नहीं रोक सकते, और अनिश्चित काल के लिए तो बिल्कुल नहीं। वजह बतानी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल है। ये जो पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था है, क्या इसे चुनने से भी कोई फर्क पड़ रहा है रिफंड पर? देखिए, सीधे तौर पर तो नहीं। मतलब आप कौन सी व्यवस्था चुनते हैं उससे रिफंड रुकने का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, इनडायरेक्ट असर हो सकता है। जैसे पुरानी व्यवस्था में आपने बहुत सारी कटौतियां ली, ATC, ATD वगैरह, और वो जानकारी आपके फॉर्म 26AS या AIS से मैच नहीं कर रही। अच्छा। तो फिर जांच की गुंजाइश बढ़ जाती है। नई वाली सिंपल है, उसमें ये झंझट कम है, पर वहां भी अगर TDS या TCS का मिलान ठीक नहीं हुआ तो दिक्कत हो सकती है। हाँ, पर सबसे जरूरी बात यह है कि चाहे कोई भी व्यवस्था हो, अगर आपका पिछले साल का कोई केस पेंडिंग है तो नया रिफंड रुक सकता है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में टैक्स पेयर्स क्या करें? क्या सावधानी बरतें? हाँ, ये जरूरी सवाल है। कुछ कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले, और ये बहुत जरूरी है, क्या? अपना डेटा मिलाइए। ITR में जो इनकम TDS कटौतियां दिखाई हैं वो फॉर्म 26AS और AIS से बिल्कुल मैच होनी चाहिए। हाँ, ये मिसमैच ही तो प्रॉब्लम करता है ज्यादातर। बिल्कुल, ये देरी का सबसे बड़ा कारण है। दूसरी बात, रिटर्न फाइल करते ही तुरंत E-वेरीफाई करें। हाँ, वो तो है, क्योंकि प्रोसेस वहीं से शुरू होता है। और तीसरा, अपने E-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके देख लें कि कहीं कोई पुराना नोटिस या असेसमेंट पेंडिंग तो नहीं पड़ा। अच्छा, ये भी चेक करना है। जी। और चौथा, अगर कोई नोटिस आता है विभाग से तो उसका जवाब जल्दी और सही दें।
बार बार रिवाइज्ड रिटर्न भरने से बचें जब तक बहुत जरूरी ना हो। और आखिरी बात, अगर सब कुछ ठीक है, ई-वेरीफाई भी हो गया, 90 दिन भी हो गए और कोई पुराना मामला भी नहीं है, फिर भी रिफंड नहीं आया तो फिर ई-फाइलिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें या फिर सीपीसी या अपने असेसिंग ऑफिसर से कांटेक्ट करें। ठीक है। और अगर ये देरी होती है तो क्या इसका कोई मुआवजा मतलब ब्याज वगैरह मिलता है टैक्स पेयर को? हाँ, बिल्कुल मिलता है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 244A है इसके लिए। अच्छा। अगर रिफंड देर से आता है तो 1 अप्रैल 2025 से 0.5% प्रति माह की दर से ब्याज मिलता है। 0.5% प्रति माह? जी। जैसे मान लीजिए 50,000 का रिफंड है और वो अक्टूबर तक लेट हो गया तो करीब 1,500 रुपए का ब्याज बन जाएगा। अच्छा, ये भी ठीक है। तो मतलब निचोड़ ये है कि विभाग इस साल धोखाधड़ी रोकने के लिए ज्यादा चौकन्ना है। हाँ। और पुराने रिकॉर्ड भी खंगाल रहा है और इसका असर उन पर भी पड़ रहा है जिनका रिटर्न बिल्कुल साफ है। सही कहा। ज्यादातर देरी सिस्टम की वजह से है, ऑटोमेटेड चेक्स की वजह से। पर अगर रिटर्न सही है, वेरीफाइड है और कोई पुराना पेंडिंग केस नहीं है तो रिफंड ब्याज के साथ मिलना चाहिए। कब तक उम्मीद करें? देखिए, नॉर्मली तो वेरिफिकेशन के 30 से 60 दिन में आ जाता है। इस साल शायद थोड़ा ज्यादा लगे, लेकिन अगर 90 दिन से ज्यादा हो जाए तो जरूर फॉलो अप करना चाहिए। बिल्कुल। तो आज की सारी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। हाँ। कि जैसे जैसे टैक्स सिस्टम में ये डेटा मैचिंग और ऑटोमेशन बढ़ रहा है तो ये धोखाधड़ी रोकने और एक ईमानदार टैक्स पेयर को बेवजह परेशान ना करने के बीच ये संतुलन कैसे बनेगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह जानकारीपूर्ण और रोचक लगा होगा। कृपया हमारे पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, रेटिंग या रिव्यू दें और इस एपिसोड को अपने दोस्तों या परिवार के साथ जरूर शेयर करें। सुनने के लिए धन्यवाद और अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी ट्रूथ टॉक्स हिंदी पर।